पर भारत के अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत में ईरान के विदेश मंत्री आ चुके हैं, और वही नहीं, रूस के विदेश मंत्री भी इस समय भारत में हैं। ईरान जो कि अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान, चाइना, ओमान, तमाम देशों की यात्रा करवा रहा है, आज वो भारत की यात्रा पर हैं। और जब वो भारत की यात्रा पर हैं तो देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है, और जब वो मुलाकात होती है तो उसमें अमेरिका के खिलाफ क्या बयान यहां आकर दिए जाते हैं, रूस, भारत, ईरान, चाइना मिलकर के क्या गणित बना रहे हैं, आज के सेशन में इन सब का जिक्र है। यह मुलाकात ब्रिक्स नाम के संगठन की हो रही है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की भारत के अंदर यह बैठक है। ट्रंप इस ब्रिक्स के अस्तित्व से ही चिढ़ते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को पहले भी 500% टैरिफ की धमकी दी है, क्योंकि ब्रिक्स का एजेंडा ट्रंप को चुनौतीपूर्ण लगता है। एक बार ब्रिक्स बैठक में रशिया की तरफ से डी डॉलराइजेशन को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स करेंसी का मीम टाइप से शेयर कर दिया गया था। ट्रंप बौखला गए थे। अमेरिका को चिंता होने लगी थी कि दुनिया हमें डॉलर से बाहर निकाल देगी, या हमारे डॉलर को दुनिया से बाहर निकाल देगी। ब्रिक्स कंट्रीज अगर मिलकर के उसका कोई विकल्प प्रस्तुत कर दिए तो फिर व्यापार का क्या होगा। बस इसी के आधार पर ट्रंप ब्रिक्स पर बरसते रहे हैं। इवन जब राष्ट्रपति बनने वाले थे उससे पहले भी ब्रिक्स देशों को 500% की टैरिफ की धमकी दे चुके थे। ऐसे में ट्रंप चाइना है, चाइना ब्रिक्स का महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है, संस्थापक सदस्य है। और जब ट्रंप चाइना में है तो चीनी राजदूत ब्रिक्स बैठक में भारत में है। ऐसे में आज के सेशन में चर्चा बहुत खास है कि ट्रंप को ब्रिक्स का स्वाद चखाने में ये जो घटनाएं रची गई हैं इनका क्या महत्व है। और ईरान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, इन सब की मीटिंग, 10 से अधिक देशों के विदेश मंत्री भारत में हैं। चर्चा क्या हो रही है? क्या इस चर्चा के लिए पुतिन, शी जिनपिंग ये भी कभी भारत आएंगे? ब्रिक्स का क्या मतलब है, आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चर्चा ब्रिक्स के ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, ब्रिक्स जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, ब्राजील, रूस, भारत, चीन ब्रिक नाम से शुरुआती इसके संस्थापक राष्ट्र थे। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, ब्रिक्स बना। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई भी इसके अंदर शामिल हुए। 2025 में इंडोनेशिया और सऊदी अरब इसमें शामिल हुए। कुल मिलाकर के अब कुल 11 देश इसके अंदर शामिल हैं। इन 11 देशों में से अभी जिसका मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो कुल मिलाकर के 10 सदस्य इफेक्टिवली फिलहाल वर्किंग है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। इन सभी देशों की हर साल बैठक होती है। ये सब देश बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, अर्थव्यवस्था, दुनिया के नए चैलेंज, आपसी सामंजस्य, इन विषयों को लेकर चैलेंज करते हैं। इन सारे देशों में जो चीज सबसे कॉमन है वो ये कि ये वो देश हैं जो मेजरली एशिया, अफ्रीका और दुनिया के ग्लोबल साउथ से कंसीडर किए जाते हैं। पावरफुल राष्ट्र हैं। इन पावरफुल राष्ट्र में भारत, रूस और चीन, ये 3 देश वो हैं जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था के बड़े पिलर्स हैं। ऐसे में एक तरफ पश्चिम और एक तरफ पूर्व की ये साफ साफ डिवाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी बैठकें हमेशा पश्चिम की बड़ी चिंता बनती हैं। बस इसी चिंता को जब मंच मिलता है तो अल्टीमेटली बहुत से देशों में प्रतिक्रियाएं आती हैं। उसमें ट्रंप सबसे ऊपर प्रतिक्रिया देने वाले नए नए निकले हैं। ऐसी ही एक बैठक 2024 में कजान के अंदर हुई थी, पुतिन ने आयोजित करवाई थी। उससे 2025 की बैठक लूला डे सिल्वा जो हैं उन्होंने ब्राजील में आयोजित करवाई, रियो डी जनेरियो में। 2026 में 13 और 12-13 सितंबर को भारत के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। आप कहेंगे साहब अभी तो मई चल रहा है, तो अभी क्या हो रहा है? फिर अभी विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। अब ये कैसे होता है? तो देखो, जब राष्ट्राध्यक्ष मिलने आते हैं, 10 देशों के मुखिया जब भारत में होंगे तो उस समय पर मुखियाओं के आने से पहले कई स्तर पर और बातें होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे नेता जब आपस में मिलते हैं और कुछ लोग आपस में कुछ कागज से एक्सचेंज कर रहे होते हैं, हैंडशेक सेरेमनी चल रही होती है, अपन को समझ ही नहीं आता। आए हुए इनको 2 घंटे नहीं हुए, उससे पहले इन्होंने कागज कैसे एक्सचेंज कर लिए। तो वो कागज एक्सचेंज करने का विधान साल भर से चल रहा होता है। मतलब क्षेत्र के हिसाब से जिन जिन क्षेत्रों पर डिस्कशन होना है, फाइनेंस पर, हेल्थ पर, ट्रेड पर, साल भर उनकी चर्चाएं चल रही होती हैं। आखिर में उन पर साइन होते हैं। उनके लिए साल भर अलग अलग मीटिंग्स चल रही होती हैं। सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स देशों में यात्रा कर रहे होते हैं। जैसे भारत ने मान लीजिए ब्रिक्स की इस बार अध्यक्षता करनी है, तो भारत में सब देशों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे अपने अपने स्तर पर। जैसे हेल्थ वाले हेल्थ वालों से बात करेंगे, ट्रेड वाले ट्रेड वालों से। वो एक बार में वो बैठक संपन्न हो गई। फिर आते हैं शेरपा, मतलब कि साहब मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं अपने राष्ट्राध्यक्ष का, बताओ क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कॉमन एजेंडा रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। वो मीटिंग भी हो चुकी है। फिर आते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री राष्ट्राध्यक्ष से पहले आकर पहुंचते हैं। तो मई में इस समय सारे विदेश मंत्री आए हुए हैं।
इसके बाद जब सितंबर में मीटिंग होगी उस समय पर राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, पुतिन आएंगे, शी जिनपिंग आएंगे, ये सब लोग भारत आकर पहुंचेंगे। हर साल अलग अलग देशों में ऐसी मीटिंगें होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी तरह एक यात्रा में गए थे। ठीक है, विदेश मंत्रियों की बैठक है तो भारत चूंकि होस्ट कर रहा है तो हमारे विदेश मंत्री ने सबका वेलकम किया। सारे राष्ट्राध्यक्ष जो विदेश मंत्री आए हैं उनको इन तस्वीरों के माध्यम से पहले रिसीव किया गया, बढ़िया से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। बाकायदा वेलकम में सबसे ज्यादा चर्चा जो रही वो ईरान की रही, अनडाउटेबली, क्योंकि ईरान अभी ताजा ताजा जुड़ा ही है। 2025 में जुड़े ईरान के विदेश मंत्री जब भारत आते हैं तो मिनाब 168 से आते हैं। ये वो जहाज की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अमेरिका ने अपनी टॉमहॉक मिसाइल से एक स्कूल के अंदर निर्दोष 168 बच्चियों की जान ले ली थी। ईरान इस बात को हर जगह रिप्रेजेंट करने के लिए अपने हवाई जहाज पर मिनाब 168 लिखवाकर उड़ रहा है। मतलब सिंपल है कि दुनिया को यह बताया जाए कि ईरान अमेरिका के उस नरसंहार का विरोध कर रहा है जो उन्होंने जिनोसाइड के रूप में ईरान में किया, जो सत्ता के खिलाफ प्रयास किए उसके खिलाफ है। तो अरागची इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन यहां लेके पहुंचे ताकि दुनिया में चर्चा हो कि ईरान पर हमला हुआ है, ईरान ने हमला नहीं किया है। बाकायदा इनका वेलकम होता है भारत के अंदर। प्रॉपर तरीके से मीटिंग जब शुरू होती है तमाम विदेश मंत्रियों के साथ हमारे विदेश मंत्री ने बाकायदा वार्म वेलकम के साथ सभी का स्वागत किया, सभी से मुलाकातें की। और इस मुलाकात का असल उद्देश्य यही है कि जब भारत इस मीटिंग को होस्ट करेगा तो उस समय पर क्या क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है। चर्चाएं होना शुरू होती हैं, विदेश मंत्री की तरफ से भारत के अंदर बयान देने शुरू होते हैं, चर्चाएं शुरू होती हैं। और सबसे बड़ी चर्चाओं में जो निकल कर बात आती है वो ये कि एक तरफा जो प्रतिबंध है वो दुनिया के लिए सही नहीं है। देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा मंच बन गया है जहां पर अमेरिका की नीतियों के ऊपर खुलकर कमेंट्री कर दी जाती है। ऐसी ही कमेंट्री भारत की तरफ से भी हो गई कि एक तरफा प्रतिबंध जो वैश्विक साउथ है यानी ग्लोबल साउथ जिसमें यहां पर हम रह रहे हैं, इसके अंदर बोले इस तरह के जो देश हैं जो अपने आप को वर्चस्ववादी मानते हैं उनका एक तरफा प्रतिबंध, सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। उभरते हुए विकासशील देशों को इस तरह की चुनौतियां पेश करना ठीक नहीं है। ब्रिक्स को चाहिए कि वो प्रभावी तरीके से इन सब चीजों से निपटे। भारत के विदेश मंत्री ने अपनी बातें रखी, लेकिन विदेश मंत्री से ज्यादा जिस बात का इंतजार था वो ये कि भारत ने ईरान के विदेश मंत्री से क्या सुना। तो ईरान के विदेश मंत्री की बारी आई। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखिए, हम पर हमले हुए, साल में 2 बार हम पर हमले हुए। एक संप्रभु राष्ट्र पर इस तरह के जो हमले हुए वो हमने देखे, हमारे सैनिकों ने शहादतें दी, लेकिन इस तरह के हमले दुनिया में और तो और इस मीटिंग में बैठे हर देश ने महसूस किए हैं। उन पर भी किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका हावी है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आवश्यकता है दुनिया को वैश्विक नियम बनाकर चलने की। ईरान ने अपने ऊपर आए हुए आरोपों में एक ही चीज बोली कि साहब, अब जो अर्थव्यवस्थाएं या जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं वो जिस तरह से गिरती हुई जा रही हैं वो छटपटाहट में नुकसान दे रही हैं। इशारा ट्रंप के ऊपर था। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला कि ए वाउंडेड एनिमल विल डेस्परेटली क्लॉ एंड रॉर ऑन इट्स वे डाउन। जब कोई इस तरह का जख्मी जानवर बर्बाद हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है, तो वो सबको जख्म दे रहा होता है। तो अमेरिका का बोले बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है। ये दुनिया को इस तरह से ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसका वर्चस्व अब चुनौती में आ गया है। दुनिया के और देश तेजी से बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। ईरान ने अपनी बातों में साफ कर दिया कि वो किसी भी प्रकार से गैर कानूनी विस्तारवाद और युद्ध उन्माद का शिकार रहा है और सबके खिलाफ रहा है। ईरान ने कहा कि दुनिया में असल में नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और दुनिया के देशों को यह पसंद नहीं आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री की जो प्रमुख बातें थी उसमें उन्होंने हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पर आईएईए ने, तमाम लोगों ने, एजेंसीज ने जो दावे दिए वो गलत थे। हमारे बारे में कहा गया कि हम ऐसा कर रहे हैं जो कि फैक्ट से मैच कर ही नहीं रहा था। ईरान और कई देश जबरदस्ती दबाव बनाने, युद्ध जैसी नीतियों का सामना कर रहे हैं। आज दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई करने वाले देशों को भले ही इससे फायदा दिखे, लेकिन इलाके में तनाव बढ़ने का असर आखिर में सभी देशों पर पड़ता है। इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकायदा ब्रिक्स के सभी विदेश मंत्रियों की तस्वीरें खींची। तस्वीरों में सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से मिलते दिखाई दिए। लेकिन इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें आई, जिसमें सर्गेई लैवरोव जो रूस के विदेश मंत्री थे, इनके अलावा ईरान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात, सबके साथ मुलाकात की तस्वीरें निकल कर आई। अरागची से सबसे ज्यादा जो इंतजार था बात का वो था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या ख्याल है। इन्होंने कहा वो तो सभी के लिए ओपन है। असल में ये इस बयान को दे कैसे पाते हैं सभी के लिए ओपन है, क्योंकि आगे चल करके अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा रखा है, तो इनने ओपन कर रखा है। तो बोले आगे बोले हमसे अगर कोई भी सही से बात करके निकलता है, इट्स ओपन फॉर ऑल कमर्शियल व्हीकल हु कॉपरेट विद अस। हमारी नेवी के साथ जो भी कॉपरेट करता है उसके लिए ओपन है। तो साहब, इनको कॉपरेशन का मतलब क्या है, अब ये तो यही जाने। ऐसा सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हुए हमारे ही एक जहाज पर आज की सुर्खी है, ओमान के तट के पास कोई ड्रोन आकर के गिरा है और वो जहाज डूब गया है। इसकी सुर्खी इस समय पर है जब ये कल बोले हैं कि सब कुछ तो ठीक है। इन्होंने कहा सारे रास्ते खुले हैं, तो असल में कितने खुले हैं कितने नहीं खुले हैं। भारत का झंडा लगा एक जहाज ओमान के पास डूब गया है।
क्रू को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है। इस जहाज का नाम हाजी अली था। 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री तट से गुजर रहा था। इस पर कोई ड्रोन जैसा हादसा हुआ, आग में आग लग गई। ओमान कोस्ट गार्ड ने अपने वो लोग बचाए। जहाज पर आकर कोई विस्फोटक सामग्री टकी थी, जिसका कि भारत के अंदर पूरी तरह से प्रतिक्रिया आई विदेश मंत्रालय की तरफ से। मतलब एक तरफ आप यहां बैठे हो, कह रहे हो कि सबके लिए खुला है, और उधर की तरफ आकर गोला लग जा रहा है। तो बड़ा ही डिफिकल्ट सा सीन चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। नेताओं के बयानों से मतलब निकल ही नहीं रहे। आईआरजीसी ने अपने हाथ में कंट्रोल ले रखा है, तो फिर विदेश मंत्री को छुट्टा क्यों छोड़ रखा है, जो दुनिया भर में जाके बयान दे रहे हैं कि रास्ता खुला है। ये बड़े सवाल बनकर आते हैं। खैर, देखते हैं कि इन दोनों के बीच फाइनली बात बनती है कि नहीं, क्योंकि चाइना में ये पहुंचे तो हैं ट्रंप अपनी बात रखने के लिए, और उधर की तरफ तेल के ऊपर जो असर है वो सबको दिखाई दे रहा है। तमाम प्रयासों के बीच अल्टीमेटली सवाल केवल इतना ही कि भारत की जितनी भी वार्ताएं हैं, फिर चाहे रूस के साथ है, फिर चाहे ईरान के साथ है, फिर चाहे वो मतलब जिस भी स्तर पर वैश्विक वार्ताएं चल रही हैं, ये वार्ताएं अल्टीमेटली कहां लैंड करेंगी, क्योंकि दुनिया को असल संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से फिलहाल फील हो रहा है। अब ट्रंप और शी जिनपिंग का अपडेट यह निकल कर आया कि शी जिनपिंग ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना चाहिए। बाकायदा मार्को रूबियो ने अपनी तरफ से बयान आकर के दिया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मिलिटराइजेशन के पक्ष में चाइना नहीं है, और वो टोल सिस्टम के खिलाफ है। यह बात हम दोनों की मिलकर निकल गई है। तो देखते हैं चाइना ने ट्रंप को कहीं फिर से कोई मीठी गोली तो नहीं दे दी। पता चले ट्रंप आकर फिर से बौखलाएं, फिर चाइना को भला बुरा कहें। आने वाला समय इस बारे में बताएगा। अपडेट में फिलहाल इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब